नमस्कार, मैं हूँ अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। देश में कोरोना ने अपना अलग रूप दिखाया था और वो रूप बहुत भयंकर था। जहां लगातार मौतें बढ़ती जा रही थी, कोरोना के आंकड़े भी बढ़ते जा रहे थे, लेकिन अब स्थितियां धीरे-धीरे सामान्य हो रही हैं। कोरोना के जो आंकड़े हैं, उनमें लगातार कमी आ रही है, चाहे वो बात हम देश स्तर पर कर लें या फिर राज्यों के स्तर पर कर लें, हर जगह आंकड़े कम हो रहे हैं। साथ ही साथ अब मौत का आंकड़ा भी कम हो रहा है। जहां लॉकडाउन लगे हुए थे, वहां पर अब अनलॉक की प्रक्रिया धीरे-धीरे शुरू हो गई है। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये उठता है कि स्थिति को कैसे संभाल के रखा जाए ताकि स्थिति फिर से दोबारा वैसी नहीं आए। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए 3 मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर मनीष कुमार एमबीबीएस डीएनबी मेडिसिन से हैं। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी सीनियर फिजिशियन हैं। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रणव प्रकाश फिजिशियन सर आप दिल्ली से हैं, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले दिवाकर तेजस्वी सर आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सीनियर फिजिशियन है आप। ये जो स्थिति रही, परिस्थिति रही, उसको आपने किस तरीके से देखा? आपके अनुभव क्या कहते हैं कि फिलहाल स्थितियां कैसी हैं? देखिए, बहुत भयावह स्थिति रही। बहुत अप्रत्याशित रूप से केसेस में बढ़ोतरी हुई और इसके लिए जो पीछे विश्लेषण आप करेंगे तो इसमें अक्टूबर के आसपास ही जीनोमिक स्ट्रक्चर जब हम लोग इसकी स्टडी हुई राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें ऐसे वेरिएंट्स की पुष्टि हुई जिसकी तीव्रता, जिसकी संक्रामकता बहुत तेज थी। लेकिन उस समय शायद उतना गंभीरता से इस चुनौती को नहीं लिया गया। पब्लिक के द्वारा भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं अपनाई गई। साथ ही साथ हमारे जितने जो नेतागण थे उन लोगों ने भी उतनी इसकी भयावहता को नहीं समझा उस समय, और पॉलिटिकल रैलियां हुई, उसके बाद बड़े बड़े मेले हुए और इसके साथ साथ उसी समय हुए जबकि इसकी तीव्रता बढ़ती जा रही थी। स्ट्रेन में म्यूटेशंस हो रहे थे और इसके परिणाम हम आपको देखने को मिले, जहां 8,000 प्रतिदिन फरवरी के माह में प्रथम 2 हफ्ते में हुआ, वो जाके 4 लाख तक पहुंचा और अंत में मृत्यु इतनी ज्यादा हुई कि हर एक परिवार अछूता इससे नहीं रहा। संक्रमितों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई और ऑक्सीजन, इसेंशियल मेडिसिन, आईसीयू बेड सब इस ट्रेन में आ गए। बहुत विषम परिस्थिति से हम लोग गुजरे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही स्थितियां खराब थी और वो स्थिति अगर याद करते हैं तो जो रोंगटे होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। प्रणव जी, जिस तरीके से दिल्ली की स्थितियों को आपने देखा होगा, दिल्ली में किस तरीके से स्थितियां नहीं है, थोड़ी सी उस पर आपसे बातचीत करें। जैसा कि डॉक्टर दिवाकर साहब ने कहा, ठीक उसी तरह की परिस्थिति दिल्ली में भी देखी गई। बीइंग द कैपिटल ऑफ नेशन, यहाँ पे व्यापारिक एक्टिविटी भी बहुत ही स्ट्रांग है। पॉपुलेशन डेंसिटी जिसकी बात हम पब्लिक हेल्थ में करते हैं, तो हमारे दिल्ली के अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी भी भारत के किसी भी शहर से ज्यादा ही है, कम नहीं। सिर्फ मुंबई से इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। तो एक तरफ जहां आबादी का दबाव था, देयर वाज huge population density, and on the other side business activities almost went back to normal, and coming back again to the same point, corona appropriate behavior what we speak in public health, so that was not followed. लोगों ने धीरे धीरे ढिलाई को शुरू करके अंत में कोरोना को बिल्कुल भूल चुके थे। वहां ये महामारी दूसरी तरफ अपने आप को और भी ज्यादा आक्रामक रुख अपनाने में व्यस्त थी। म्यूटेशंस हो रहे थे और लोगों की बिहेवियर भी लगातार इसके तरफ लापरवाह हो गई। तो ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉकटेल सा बन गया जिसमें ढीली बिहेवियर और इसके साथ साथ ज्यादा खतरनाक और म्यूटेंट वायरस, इन दोनों चीजों ने मिलकर धीरे धीरे एक टाइम बॉम्ब सा विस्फोट कर दिया। और जब अचानक इतने पॉपुलेशन डेंसिटी में इन्फेक्शन की स्प्रेड होने लगी, देन वी कुड सी, डिस्पाइट कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन कि उतनी बड़ी कमी नहीं थी, बट टू ट्रांसपोर्ट इट टू द राइट प्लेस वेयर द पेशेंट नीडेड इट, इट वाज एब्सोल्युटली मिसिंग। नो हॉस्पिटल बैरिंग द बेस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स, किसी के पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थी। इस तरह की महामारी को इस स्केल पे हैंडल करने की कैपेबिलिटी किसी हॉस्पिटल में नहीं थी। तो ऑल ऑफ अ सडन हम सारे लोगों को ऐसा हुआ जैसे अंधेरे में किसी ने गन लगा दिया गया। बिल्कुल, हालांकि अब थोड़ी सी स्थितियां सामान्य हो गई है। देखिए, तो हमने पटना के बारे में बात की। परिस्थिति में हम बिल्कुल तैयार नहीं थे जब ये इतना स्प्रेड हुआ। बिल्कुल। और दिल्ली के बारे में डॉक्टर प्रणव प्रकाश बता रहे थे। अब जरा बातचीत कर लेते हैं कि स्थितियां अगर जिलों की बात करें, बिहार में जो स्थितियां हैं,
अगर जिलों की बातचीत कर रहे हैं तो वो कैसी है, हमारे साथ डॉक्टर मनीष हैं। डॉक्टर मनीष, आप बेगूसराय में प्रैक्टिस करते हैं, वहां किस तरीके की स्थितियां रही थी, कैसी मतलब आपाधापी हर तरफ थी, वहां कैसी स्थिति रही? धृति में जो हॉस्पिटल है वहां पर, धृति जीवन हॉस्पिटल में कैसी स्थितियां रही थी? सर कमोवेश स्थिति तो हर जगह सेम ही थी। ऑल ओवर हम्म। इंडिया में हम देख रहे थे कि पेशेंट को बेड नहीं मिल पा रहे थे, ऑक्सीजन कमी हो रही थी। यहाँ पे भी कंडीशन बिल्कुल वैसी ही थी। यहाँ मैंने देखा कि लोग जो है वो कोरोना को सिम्टम्स को छुपा रहे हैं। एक्चुअली फैमिलीज में लोगों को फीवर हो रहा है, कोविड के सिम्टम्स हैं, बट वो टेस्टिंग नहीं करवा रहे हैं। तो इस वजह से जो कोरोना का फैलने का जो यहाँ पे हमने देखा कि क्यों फैल रहा है, क्योंकि लोग टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब वो टेस्ट नहीं हो रहा है तो ट्रेस नहीं कर पा रहे हम केसेस। तो इस वजह से बिहार में मैंने देखा कि गाँव में भी फैला हुआ है, लेकिन लोग जांच नहीं करवा रहे हैं। और यहाँ भी बेड्स तो फुली थे और ऑक्सीजन की कमी भी थी। बट ये है कि अब कंडीशन सुधर रही है। अब जैसे जैसे केसेस थोड़े कम हो रहे हैं तो कंडीशन पहले से बेटर हुई है। पहले से बेहतर हुई है। बट ये हमें अभी छोड़ना नहीं है। हमें अभी जो कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो भी हमें बनाए रखना है। जो मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, एंड सारा कुछ जो प्रोटोकॉल्स जितने भी हैं सारा फॉलो करना है हमें अभी भी। बिल्कुल। तो ये देखिए, इसी कारण से हम आप तमाम जो डॉक्टर्स हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं ताकि लोग समझे कि अभी स्थिति जो सामान्य हो रही है, अगर हमने कोताही बरती तो फिर वो स्थिति आ सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। मनीष जी, आपसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि अभी आपने कहा कि स्थितियां बिल्कुल खराब थी और गांव के जो लोग थे या फिर कई ऐसे लोग जिनमें सिम्टम्स तो थे लेकिन वो जांच कराने से डर रहे थे। फिलहाल स्थितियां बहुत सामान्य हो रही हैं, बिहार में जो आंकड़े हैं वो तेजी से गिरे हैं। अब फिलहाल कैसी स्थिति है वहां की, अगर देखने की बात कही जाए तो अब फिलहाल क्या स्थिति है? अभी वैक्सीनेशन जो है वो ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है, बिहार में भी चल रहा है। तो वैक्सीनेशन अगर लेंगे तो ऑब्वियसली कोविड से प्रोटेक्शन तो मिलना ही है, मिलेगा ही। बट अभी क्या है कि अभी लोग थोड़ा जागरूक हो रहे हैं। अब उनको लग रहा है कि हमें अब थर्ड वेव जो एक्सपेक्टेड है उसको रोकना है कैसे करके भी। तो इसके लिए लोग अब थोड़ा जागरूक हुए हैं और मतलब जो कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना शुरू किया है उन्होंने। और वैक्सीनेशन के लिए भी लोग आ रहे हैं सेंटर्स पे वैक्सीनेशन के लिए। बिल्कुल, तो ये आ रहे हैं। दिवाकर सर, आपसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि बिहार में दो महामारी फिलहाल चल रही है। एक तो कोरोना जो पहले से महामारी घोषित है, अभी जो स्थितियां हैं ब्लैक फंगस को भी सरकार ने महामारी घोषित कर दिया है। ऐसे में दो महामारियों का जो एक मेंटल प्रेशर होता है, अर्थात हम इस चीज को समझ रहे हैं कि नहीं, हम पहले तो एक कोरोना था, अब ये ब्लैक फंगस, और इससे भी अब जो आंकड़े आ रहे हैं, मरीजों की मौत का जो सिलसिला बढ़ते जा रहा है, इससे लोगों में कहीं ना कहीं एक बार फिर से वैसे ही कुछ कंडीशन बनती हुई नजर आ रही है। लोग थोड़े से भयभीत नजर आ रहे हैं। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये लाजमी हर एक घर में हर एक परिवार के लोग ने अपने नियर एंड डियर को खोया है, इसलिए मानसिक रूप से बहुत ज्यादा प्रेशराइज लोग हैं, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। और साथ ही साथ जो लॉन्ग कोविड के भी असर देख रहे हैं तो समय मृत्यु यंग जनरेशन के लोगों को इस बार का जो सेकेंड वेव है वो अपने को संक्रमित करने में यंग जनरेशन और बच्चों को भी संक्रमित किया है। और यंग जनरेशन में बहुत अधिक मॉर्टिलिटी हुई है। 35 साल 40 साल नौजवान जिसको कि कोई इन्फेक्शन नहीं था, कोमॉर्बिडिटीज नहीं थी, उनकी भी डेथ हुई है इस समय। तो ऐसे में बहुत मेंटल प्रेशर है। और आगे आने वाले दिनों में अभी जैसे जैसे संख्या कम होती जा रही है, अनलॉकडाउन खुलेंगे, लेकिन हमें बहुत ज्यादा सचेत रहना है। और क्योंकि अभी देख रहे हैं कि लॉन्ग कोविड में जो लोग ठीक भी हो चुके हैं उनको भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं। किसी को खांसी कंटिन्यूड है, हफ्ते कंटिन्यूड है, किसी को कार्डियक अरेस्ट हो जा रहा है, किसी को छोटे बच्चों में मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम देखी जा रही है। कुछ बच्चों में जो इन्फेक्टेड हुए या फिर अफेक्टेड थे जिनके घर में हुई, उनका इन्फ्लेमेशन भी देखा गया। 7 बच्चों को इस तरह की बीमारियों से देखा गया पटना में हाल के दिनों में। तो ऐसी स्थिति में मन पटल पर बहुत ज्यादा प्रेशर तो है, लेकिन प्रेशर बहुत ज्यादा लेना नहीं है, लेकिन सतर्क बहुत ज्यादा रहना है। क्योंकि दो ही चीज है जिससे कि आप इससे बच सकते हैं वेव से, और अपने को निश्चिंत भी रख सकते हैं, एक्टिविटीज में भी रख सकते हैं जो दूसरे देशों के में हुए हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, इजराइल में। तो ज्यादा से ज्यादा और जल्द से जल्द वैक्सीनेशन, और दूसरा है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। यदि आप मास्क का प्रयोग हमेशा करें तो आप सारे लोग मास्क का प्रयोग करने लगे तो निश्चित तौर पे इकोनॉमिक एक्टिविटी भी चलेगी और साथ ही साथ संक्रमण का डर भी कम रहेगा।
तो इसलिए अगर आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाते हैं तो बहुत ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने को भी बचा सकते हैं, समाज में फैलने से भी बचा सकते हैं। तो दो बात बहुत महत्वपूर्ण है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग सबों के द्वारा, और जल्द से जल्द वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी करनी। बिल्कुल, तो ये 2 तरीके हैं, जैसे कोरोना हो या फिर इस तरीके से कोई और बीमारी, जैसे ब्लैक फंगस आ रहा है, तो इस पर भी अभी बातें निकल कर सामने आ रही, तो इससे बचा जा सकता है। डॉक्टर प्रणव साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या मतलब मैं ये समझने की कोशिश करता हूँ, या मैं जितने रिसर्च अभी तक मैंने पढ़ा है कोरोना को लेकर, क्या लगता है कोरोना के रिसर्च में थोड़ी कमी रह गई है, क्योंकि इसके बार-बार बदलाव और उसके बाद परिस्थितियों का अचानक से बदल जाना। पहले हमने लहर में देखा था कि लोगों के पास कुछ समय था, अब दूसरी लहर ने ऐसा कर दिया कि 3 से 4 दिन के बाद, जैसा कि डॉक्टर दिवाकर सर भी कह रहे थे कि 3 से 4 दिनों में यंग लोगों की मृत्यु हो गई। इसके बदलाव को क्या समझ पाने में सरकार या रिसर्चर्स थोड़े से मतलब यहाँ से नाकामी रहा इसमें? बिल्कुल रिसर्च उस तरीके से काम नहीं कर पाए। अगर हम बात करें रिसर्च की और कोरोना से रिलेटेड रिसर्च की, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। अगर हम बात करें कोरोना के ऊपर रिसर्च की और इस तरह के तमाम, जिसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में वर्ड यूज करते हैं, दिस कॉल्ड पैंडेमिक। पैंडेमिक यानी एक ऐसी इन्फेक्शन से होने वाली बीमारी जो एक समय में पूरी दुनिया में स्प्रेड करती है। इससे पहले भी हमने पैंडेमिक के केसेस देखे हैं, लाइक HIV एड्स वाज आल्सो अ पैंडेमिक, लेकिन उसकी इन्फेक्शन की रेट, उसके फैलने की दर वो काफी कम थी। दूसरी तरफ से जब हम कोविड-19 की बात करते हैं तो ये 2019 से लेके अभी तक में पूरी दुनिया में फैल चुका है। तो the speed of this pandemic, the speed of spread of this pandemic is unprecedented. ये अपने तरह का एक सबसे अनूठा वायरस है जो इतनी तेजी से लगातार फैला है। अब हम अगर साइंटिफिक होके बात करें, दो ये सिचुएशन बहुत ही ट्रेजिक है, बहुत ही दर्दनाक सिचुएशन जिसके थ्रू हमारी कम्युनिटी होके गुजरी है, लेकिन अगर हम साइंटिफिक दृष्टिकोण से बात करें और हम बात करें इससे पहले के पैंडेमिक की, तो 1918 में इंडिया में एक बार इसी तरह से स्पेनिश फ्लू की पैंडेमिक आई थी, जब भी वर्ल्ड वॉर में लोग पार्टिसिपेट करने गए थे और वहां से लोग इन्फेक्शन को लेके पहले बॉम्बे आए, बॉम्बे से ये पूरी दुनिया में फैला। या अगर हम बात करें कोलेरा के इन्फेक्शन की, उस समय में अभी के पैंडेमिक से कई गुना ज्यादा जाने गई थी, कई गुना, मार्क माय वर्ड, यू कैन लुक अराउंड इन हिस्ट्री, कई गुना ज्यादा जाने गई थी। दूसरी तरफ आज जब हम स्थिति देख रहे हैं तो एक साल के अंदर वी हैव गॉट मोर देन हाफ डजन, आधे दर्जन से ज्यादा कंपनियां हैं जिन्होंने सक्सेस पाया है वैक्सीन को बनाने में। तो मेडिकल साइंस की हिस्ट्री में ये एक अनोखी सक्सेस भी है, जब भी हमारे ऊपर एक ऐसी अनप्रेसिडेंटेड विपत्ति आई थी और उसके अंदर 6 से 8 महीने में कंपनियों ने, यूनिवर्सिटीज ने, गवर्नमेंट्स ने मिलकर हेल्प करके वैक्सीन को डेवलप किया। तो दूसरी तरफ से ये बहुत महत्वपूर्ण बात रेखांकित करने की है कि जिस तरह से आज रिसर्च होता है, अगर आप बात करें एपिडेमियोलॉजी की या आप बात करें पब्लिक हेल्थ की, एक वैक्सीन को डेवलप होने में, उसके ऊपर ट्रायल्स होने में कम से कम 10 साल का समय लगता है। ध्यान दीजिएगा। तो जबकि इस बार जब भी हम कोविड-19 की बात कर रहे हैं तो 1 साल के अंदर वैक्सीन अवेलेबल थी। बिल्कुल। उसके बाद के कारणों पर भी हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से वैक्सीन को क्या रिस्पॉन्स मिला और किस तरह की, जिसे हम अपने टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं पब्लिक डिस्कोर्स, यानी कि एक सामाजिक चर्चा किस तरह से हुई वैक्सीन के बारे में। और हमारे समाज में काफी उपापोह की स्थिति बनी हुई रही, वैक्सीन लगवाना है या नहीं लगवाना है। अभी दुष्प्रचार भी पूरा हमें अपने समाज को इस तरह से जागरूक करना होगा कि सब लोग साइंटिफिक कम्युनिटी की बात सुने, मेडिकल कम्युनिटी की बात सुने और सब लोग एक मत में हो कि किसी कॉमन एनिमी से, यानी कि एक हमारा जो साझा शत्रु है कोविड-19, उससे हम किस तरह से मुकाबला कर पाएंगे। अगर जिस तरह से जब वैक्सीन इंडिया में भी अवेलेबल था उस समय से अगर हम इतनी सीरियसली वैक्सीन को परस्यू कर रहे होते,
अगर सारे के सारे लोग वैक्सीन लगा रहे होते तो आज जब भी एपिडेमिक इतना फैला था उसके पहले ही हम लोगों ने एक साइजेबल पॉपुलेशन को वैक्सीन दे दिया होता। और तब तो जाके हमारे यहाँ थोड़ी सी और कंडीशन में सुधार होती और स्थितियां और सामान्य हो सकती थी। डॉक्टर मनीष, आपसे जानना चाहेंगे कि फिलहाल बिहार की अगर हम बातचीत कर रहे हैं तो बिहार में अब ये मानिए कि आज तक लॉकडाउन था, कल से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है, क्योंकि अब दुकानों को अधिक समय तक खोला जा रहा है, मार्केट में थोड़ा सा रश होगा, अब लोग ज्यादा मार्केट में निकलेंगे, अधिक समय तक दुकानें खुले रहेंगी, तो जाहिर सी बात है कि लोग वहां पहुंचेंगे। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि बिहार में जहां दो महामारियां एक साथ हैं, अपना बचाव अब कैसे करें और कैसे लोगों को ये जागरूक किया जाए कि इस तरीके की स्थिति दोबारा पुनः ऐसी नहीं आए कि आपाधापी वाली स्थिति हो, हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, सारे बेड फिल हो जाए, सड़कों पर इस तरीके की स्थितियां हो गई थी। तो कैसे लोगों को ये समझाया जाए कि नहीं, अभी फिलहाल स्थितियां उतनी सही नहीं हुई है, आपको अपना ख्याल रखना बेहद जरूरी है। जी सर, मेरा कहना यह है कि अभी लॉकडाउन खत्म हुआ है लेकिन कोरोना बीमारी अभी वैसे ही चल रहा है, तो हमें अभी भी प्रोटेक्शन जो है, मास्क लगाना है, 2 गज दूरी मेंटेन रखनी है, हैंड वॉशिंग, सैनिटाइजेशन, और पैनिक बाइक ना करें। मतलब जब जरूरत हो तभी बाहर निकलें, जितनी जरूरत हो उतनी ही लें चीजें, और दुकान पे भीड़ ना लगाएं। और जो भी 18+ हैं, जो सारे लोग जितने भी एलिजिबल हैं, चाहे लैक्टेटिंग मदर्स हो या प्रेग्नेंट मदर्स हो, 18+ हैं, सारे लोग वैक्सीन लगाएं, जिससे कि हमें कोविड आगे जो थर्ड वेव को रोकने में हमें मदद मिल सकती है। तो मेरा ये कहना है कि सब लोग वैक्सीन लगाएं और कोविड प्रोटेक्शन जो है, कोविड प्रोटोकॉल्स है, वो उसको फॉलो करें, और जितने भी गवर्नमेंट के गाइडलाइंस हैं जो निकालती रहती है बीच बीच में, वो फॉलो करें। और जो ये भी ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस आ रहा है, उससे लोगों को जागरूक करना चाहिए कि स्टेरॉइड्स का जो लोगों ने यूज किया है, इंडिस्क्रिमिनेट यूज किया है स्टेरॉइड्स का, वो हम बंद करें। अच्छा, भारत में तो ऐसी स्थितियां, या देश में या अमूमन आम लोगों तक तो ऐसी एक धारणा है कि अगर बुखार होता है या सर्दी खांसी होती है, मेडिकल स्टोर गए, दवाई ली, खुद से इलाज करना शुरू कर दिया। इसमें और कॉम्प्लिकेटेड, बिना एक्सपर्ट के सलाह के कोई मेडिसिन आप ना यूज करें, और बिना डॉक्टर को दिखाए कोई भी मेडिसिन अपने आप से ना लें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये अभी जो फंगस, ब्लैक फंगस, येलो फंगस, व्हाइट फंगस जो सारा फैला हुआ है, वो इंडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ मेडिसिन, जितने स्टेरॉइड्स वगैरह हुए लेने की वजह से हुआ है। तो चीजों से बचें और डॉक्टर्स की सलाह मानें। और ये बेहद जरूरी है कि जी, ये बेहद जरूरी है कि एक तो कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं उसका पालन करना जरूरी है, और खुद से दवाइयां लेना अब यहाँ से बंद करना होगा। आप बिना डॉक्टर के सलाह से अगर दवाई लेते हैं तो आपके लिए रिस्क हो सकता है, स्थितियां खराब हो सकती हैं। अच्छा, आपसे एक चीज और ये जानना चाहेंगे, समझने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से स्थितियां बनी थी और बिगड़ी थी, हमने 2020 में भी एक पैटर्न देखा या उसको समझने की कोशिश की कि मई के लास्ट जाते जाते उस समय भी कोरोना की रफ्तार धीमे हो गई थी, और मार्च के बाद से कोरोना ने पिक पकड़ा, फिर मई के लास्ट जाते जाते कोरोना की रफ्तार धीमे हो गई थी, और देश में 2020 में 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी। सेम कंडीशन या सेम पैटर्न इस बार भी देखने को मिला। मार्च के बाद दूसरी लहर ने अपना असर दिखाना शुरू किया, और फिर मई आते आते स्थितियां सामान्य हो रही है, मई जाते जाते स्थितियां सामान्य हो रही है। क्या एक ऐसा कोई पैटर्न चल रहा है? आपने किस तरीके से देखा कि इसको कैसे संभाला है? जी देखिए, पैटर्न इसलिए हो रहा है क्योंकि जब लॉकडाउन चल रहा है तो लोग घर में थे। अभी लॉकडाउन खुलेगा, लोग घर पे, सड़क पे आएंगे, शॉपिंग करेंगे, जो भीड़ लगेगी तो जो डिस्टेंसिंग है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो हमारे पास एडवांटेज अभी ये है कि हमारे पास वैक्सीन है इस बार, जो कि लास्ट टाइम नहीं था वैक्सीन। तो हमारे पास ये वैक्सीन अगर ले सकते हैं तो प्रोटेक्शन हो जाएगा कोविड से। तो सारे लोग जो 18+ हैं वो वैक्सीन कोरोना की वैक्सीन लें, जितनी जल्दी ले सकते हैं उतनी जल्दी वैक्सीन लें, 2 डोज वैक्सीन लें, और प्रोटोकॉल का फॉलो तो करें। और तो इन चीजों की वजह से हम अगर चाहें, सारे लोग अगर वैक्सीन ले लें और कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें, तो हम थर्ड वेव जो सारे लोग बोल रहे हैं कि आने वाला है, उसको हम रोक सकते हैं, एक हद तक रोक सकते हैं, और इतना बड़ी मात्रा में कोरोना ना फैले दोबारा। तो हमारा ये प्रयास होना चाहिए। बिल्कुल, ये प्रयास होना चाहिए वाकई में। दिवाकर सर, ऐसा ही प्रयास होना चाहिए कि कोरोना जैसी या अन्य कोई भी बीमारियां हो उसको हम लोग रोक पाए। ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए जीत की बात होगी, क्योंकि देखिए, जैसा कि अभी प्रणव सर बता रहे थे कि वैक्सीन इतनी जल्दी बन पाना ये भी हमारे लिए एक चमत्कार से कम नहीं रहा।
या फिर जिन कंपनियों ने, जिन देशों ने ये काम किया वैक्सीन पर, वो किसी चमत्कार से कम नहीं रहा। और दवाइयां भी बन पाना बहुत एक पैटर्न होता है, एक उसके पीछे फॉलो दर फॉलो, मतलब स्टेप बाय स्टेप की जो पैटर्न होते हैं उस पर काम करना होता है, देन आफ्टर दवाइयां बन पाती हैं। ऐसे में मेरा सवाल आपसे भी वही होगा कि फिलहाल अब स्थितियों को सामान्य रखने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए? एक तो पैनिक नहीं हो, इसके लिए आप क्या सलाह देंगे, और दूसरा ये कि अब फिलहाल स्थितियों को सामान्य रखने के लिए क्या किया जाए? देखिए, अभी आपने, जैसे हम लोग को हिस्ट्री से बहुत लर्निंग होती है और हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से अनप्रेसिडेंटेड जब इनकी संख्या बढ़ी तो कितनी ट्रेजेडी हुई। तो इसलिए अभी की स्थिति में ऐसी स्थिति न उत्पन्न हो, इसके लिए दायित्व जो है सरकार का, आम जनता का बहुत बढ़ जाता है। सरकार का अपना दायित्व ये होता है कि जो भी लॉकडाउन के नियम होते हैं वो कड़े से पालन कराएं, या अनलॉकडाउन के बाद भी जितनी रिस्ट्रिक्शंस होती है कि जिससे कि ट्रांसमिशन को रोका जा सके वो करें। दूसरी चीज है कि लोगों के बीच में जो सोशल डिस्टेंसिंग है या फिर मास्क का प्रयोग है वो सबको एसर्टेन करना जरूरी होता है। आप देखेंगे कि अगर गवर्नमेंट लूज पड़ती है तो हेलमेट कोई नहीं लगाता है। जिस दिन फाइन शुरू हो जाता है 80% से 90% एक हफ्ते के अंदर लोग लॉ को कंप्लाई करते हैं, अवॉइड करते हैं और हेलमेट लगाते हैं। इसी तरह मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग करवाना सरकार का दायित्व बनेगा। दूसरा सरकार का दायित्व बनेगा कि टेस्टिंग की फैसिलिटी बढ़ाई जाए। जहां भी कोई भी केस आए, आज के दिन में केस एकदम कम हो जा रहे हैं नंबर, एक भी केस अगर ट्रेस होता है तो उसके साथ साथ ट्रैक करना है कि उसके कितने कॉन्टैक्ट्स हुए और सबको आइसोलेट करना है समय पर, जिससे कि वो समाज में और फैल ना पाए। तो सरकार का दायित्व यहाँ भी बढ़ता है कि जिसमें टेस्टिंग एंड ट्रैकिंग की आवश्यकता हो तो जरूर से करें। तीसरी चीज होती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना बहुत जरूरी होता है। अभी बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन का ट्रायल पहले शुरू हो जाता तो शायद अभी तक कुछ हद तक लाइन पर आती। अभी से ट्रायल शुरू होने की बात हुई है, बच्चों के ट्रायल शुरू हो रही है आजकल से। उसमें कम से कम अब 6 महीने लगेंगे कि कम से कम, क्योंकि डोज एप्रोप्रिएट भी देखना होगा कि 2 साल से 6 साल में क्या डोज, कितना इम्यून सिस्टम कैसा रिस्पॉन्स करता है, 6 साल से 12 साल के बीच में कैसा रिस्पांस करता है और 12 से 17 के बीच में कैसा रिस्पांस करता है। इसमें लंबी कड़ी होती है कि छोटे बच्चों में बड़ों का जो वैक्सीन का ट्रायल होता है उससे बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल मेंटेन करने की आवश्यकता होती है। तो इसमें डीले होने की बात हो रही। तो ये जल्द से जल्द वैक्सीनेशन की प्रक्रिया बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी हो, क्योंकि अगर बच्चे अनवैक्सीनेटेड रह जाएंगे तो आपने देखा है कि पहली वेव के बाद दूसरी वेव में एक तो म्यूटेंट वैरायटी जो होता है वो अपने आप को बच्चों में और यंग एडल्ट्स में संक्रमित करने को अपने को उपयुक्त बना लिया, और साथ में अगर अनवैक्सीनेटेड बच्चे रह जाएंगे तो बच्चों पर ये इसका असर होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी आगे वाले दिनों में, जब वो अनवैक्सीनेटेड रहेंगे, वो वल्नरेबल रहेंगे पॉपुलेशन। तो ये सरकार की दायित्व होगा। और इसके साथ साथ हम लोग का भी दायित्व होता है साइंटिफिक कम्युनिटी का कि और इफेक्टिव दवाइयां का उत्पादन हो जिससे कि अर्ली और उसको ट्रीट किया जाए। जैसे एंटीबॉडी कॉकटेल है, बहुत इफेक्टिव है लेकिन कॉस्ट बहुत फॉरबिडिंग है, महंगी है, लेकिन कम से कम सीरियस केसेस में ट्रांसमिट होने से उसके जो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। उस तरह के और अन्य एंटीवायरल एजेंट्स जो डायरेक्ट एंटीवायरल एजेंट है, जैसे हेपेटाइटिस सी में बना जो क्योर कर देता है 3 महीने के अंदर, उस तरह क्योर करने वाले एंटीवायरल एजेंट्स की और ज्यादा खोज हो और पब्लिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए, कहीं भीड़ न लगाए। इस तरह से हम लोग इसको बचा सकते हैं, आगे आने वाले वेव को बचा सकते हैं। और एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग देख रहे हैं जो ब्लैक फंगस है या इस तरह के जो भी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है वो सीधे हाइजीन से रिलेटेड है। जहां भी हाइजीन मेंटेन नहीं है वहां फंगस का ग्रोथ हो सकता है और वहां पर फिर अपना इम्यून सिस्टम से भी रिलेटेड है, लेकिन हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अपने को हाइजीनिक रखें और अननेसेसरी बहुत दवाओं का सेवन न करें, उससे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ी हैं। बढ़ी हुई हैं। समय का अभाव है, लेकिन डॉक्टर प्रणव प्रकाश जी आपसे सर एक सवाल आखिरी ये करेंगे, क्योंकि हमने अभी देखा कि हॉस्पिटल्स में काफी कुछ कमी रह गई। एक तो ऑक्सीजन के बारे में इतना हम सोच नहीं पाए कि इतने बड़े स्तर पर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाएगी या फिर दवाइयों की जरूरत पड़ जाएगी। अब हम अपने आप को कैसे इस तरीके से तैयार रखें ताकि स्थितियां थोड़ी सामान्य हो सकें, और जब ऐसी तीसरी लहर की बात सामने आ रही है तो अगर तीसरी लहर आती है तो हम उसमें अपना कम से कम या फिर जो मरीज आते हैं उनको प्रॉपर तरीके से इलाज मिल पाए। जी, आपने ये सबसे अच्छा क्वेश्चन मैं कहूंगा पूछा, बिकॉज अब जबकि इन्फेक्शंस कम हो रहे हैं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम आने वाले टाइम के बारे में सोचें। इससे पहले भी एक टाइम ऐसा था पिछले साल, जब भी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जब केसेस बिल्कुल कंट्रोल में थे,
और वैसे समय में अगर गवर्नमेंट और हॉस्पिटल्स इन तमाम लोगों ने मिल बैठ के एक सही ऑपरेशनल स्ट्रक्चर तैयार किया होता तो परिस्थिति को हम काफी हद तक काबू में कर सकते थे। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, किसी भी मेडिकल इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। मैन पावर, जो हमारे केस में डॉक्टर्स और नर्सेज हैं, ट्रेन्ड मैन पावर जिनकी जरूरत होगी। दूसरी चीज है इक्विपमेंट्स, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जनरेट करने के प्लांट्स हैं। और तीसरी चीज है राइट इंफॉर्मेशन, लोगों के पास कितनी जल्दी लोग हॉस्पिटल में आते हैं। किसी इमरजेंसी को तब ज्यादा अच्छे से हैंडल किया जा सकता है अगर लोग सही समय पे हॉस्पिटल में आए और उन्हें सही रिस्पांस मिल सके। नाउ कमिंग टू द मैन पावर, इस बार भी ऐसा देखा गया कि प्रोटोकॉल के बारे में जानकारी हाईएस्ट लेवल ऑफ फिजिशियन से लेके लोएस्ट लेवल तक ऑफ फिजिशियन तक के बीच में काफी फर्क था। तो अभी ये उचित समय है एंड राइट टाइम इज देयर, जब भी हम एक मेडिकल इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करने की, यानी मेडिकल में क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रही है कोविड के बारे में, इसकी इंफॉर्मेशन ग्रिड बनाए, गवर्नमेंट एक ग्रिड बनाए जिससे तमाम प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स को जोड़ा जाए, जिससे प्रोटोकॉल में कोई भी बदलाव हो, कोई भी चेंज हो, सब किसी को एक ही इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो और बेस्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल। चाहे वो हमारा किसी गांव के अंदर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में काम कर रहा फिजिशियन हो जिसके पास अपनी सूचनाओं को, अपने नॉलेज को अपडेट करने के साधन कम से कम है, या दूसरी तरफ पीजीआई, एम्स या आरएनआर के अंदर रह रहा कोई फिजिशियन हो जो तमाम लेटेस्ट और कंटेम्पररी डेवलपमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये दूसरी बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो ऑक्सीजन के साथ सबसे बड़ी चीज है, ऑक्सीजन की कभी इतनी कमी नहीं होती, बिकॉज इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन एक ऐसी चीज है जिसकी पूरी इंडिया में जरूरत होती है। चाहे जितने स्टील के प्लांट हैं, हर जगह ऑक्सीजन तैयार होता है। दिल्ली में सिर्फ इस वजह से कमी थी क्योंकि पॉल्यूशन और इन तमाम वजहों से दिल्ली के अंदर फैक्ट्रीज अलाउ नहीं की गई। दूसरी तरफ साउथ इंडिया में जहां स्टील की इंडस्ट्री है, उड़ीसा में तमाम जगहों पे स्टील के तमाम प्लांट्स थे और वहां पे ऑक्सीजन जनरेशन की सुविधा थी। यानी कि लगभग जितने ऑक्सीजन की हमें नीड एक्सपेक्टेड है, ऑक्सीजन जनरेट करने के साधन भी भारत जैसे देश में आज अवेलेबल हैं। इफ यू टॉक अबाउट द नंबर्स, अगर हम नंबर्स की बात करें, लेकिन उसको ट्रांसपोर्ट करना इतना आसान नहीं है। ऑक्सीजन ऐसा नहीं है कि अमेजॉन के कार्टन में आपने पैक किया और इसको एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर किया। उसके लिए आपको स्पेशलाइज्ड ट्रक्स की जरूरत होती है, उसके लिए आपको स्पेशलाइज्ड सिलेंडर्स की नीड होती है। सो नाउ इज द राइट टाइम, सारे स्टेट गवर्नमेंट्स आपस में मिलके एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म पे आए, तैयार हों। हमारे पास कितने ट्रक हैं, हमारे पास कितने ट्रक हैं, बिल्कुल। तो इन सब तमाम चीजों पर काम करने की जरूरत है। सर, समय का अभाव है इसलिए मैं आपको रोक रहा हूँ, लेकिन आप तीनों लोगों से बातचीत करके मैं इतना समझ पा रहा हूँ कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। स्थितियों को सामान्य करने के लिए मिलजुल कर काम करने की जरूरत है, और आगे आने वाली जो मुसीबत है, अगर इसका अंदाजा थोड़े पहले लगता है या फिर बातें जब निकलकर सामने आ रही है, तो उस पर मिल बैठ के सभी को एक तरीके से इस चीजों को तैयार करने की जरूरत है। लोगों तक सही समय पर सही जानकारी देने की जरूरत है, ताकि वो जागरूक होंगे तो स्थितियां सामान्य होंगी। जहां तक बात रही मेडिकल में जितनी दवाइयां हैं या ऑक्सीजन हैं या इस तरीके से बेड की संख्या है, इसको लेकर सरकार, और जैसा कि डॉक्टर प्रणव प्रकाश बता रहे थे कि सरकार और जो तमाम हॉस्पिटल्स हैं उनको एकजुटता दिखानी चाहिए, मिल बैठ के कोई समाधान निकालना चाहिए, चीजों को बेहतर करें, ताकि आने वाले समय में इस तरीके से अगर बीमारियां होती है, महामारियां आती है, तो हम उस पर कंट्रोल कर पाए। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दिया। लेकिन फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए